प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 7 क्लास की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा हिंदी वर्णमाला, उसके बाद देखा स्वर और व्यंजन वर्ण विचार के आधार पे इनको अलग अलग किया था हमने। जो आगे तीसरा वीडियो था उसमें देखा हमने देवनागरी लिपि के अनुसार मात्राओं की पहचान, किस प्रकार मात्राओं को समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं पद परिचय, किस प्रकार हम पद परिचय को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पद परिचय। आज हम बात करेंगे पद परिचय की। इससे पहले हमारे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जिसमें हमने इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है, या ऐसे कहे कि इनकी परिभाषा, इनके भेद, इनके बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त की है। लेकिन आज जो टॉपिक आपके सामने है ये 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास, 6ठी से 12वीं तक कक्षा के बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितना भी मैटर आपके सामने लिखा गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी परिभाषा को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जैसे वर्ण के बारे में, पद के बारे में, सर्वनाम के बारे में, तो आप बड़े ही अच्छे से उनको समझा पाएंगे। इसलिए बहुत ही छोटे रूप में इनकी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है जो अपन अभी यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण एक ऐसा शब्द है जो छोटी क्लास से लेकर के बड़ी से बड़ी क्लास तक पूछे जाते हैं। बहुत बार तो बड़े बड़े एग्जाम के अंदर भी, बड़े बड़े इंटरव्यू, साक्षात्कार के अंदर भी इनको पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे इसका उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इतना छोटा शब्द है, इसको याद करके अपन क्या करेंगे। लेकिन नहीं, ये जितना महत्वपूर्ण है उतना और दूसरा कोई नहीं। इसलिए कि जितनी भी वाक्य है, जितने भी पद है, जितने बड़े बड़े पाठ है, सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण से होती है। तो चलिए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वैसे आपको बहुत सारी परिभाषा और मिलेगी, लेकिन मैंने आप लोगों के अनुसार जितना छोटा रूप हो सकता है उतना छोटा रूप दिया है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत न हो। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो सुनिए, मुख से उच्चारित स्वरों को ध्वनि कहते हैं। मुख से उच्चारित स्वरों को ध्वनि कहते हैं। अब क्योंकि मुख से जो उच्चारित है वो स्वर ही हो सकते हैं, व्यंजन नहीं हो सकते, इसलिए जो भी मुख से हम उच्चारण करते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, जो मेरे शब्द बाहर आ रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? ध्वनि हो जाएंगे। लेकिन ये वर्ण तब होंगे जब हम इनको क्या करेंगे? लिखेंगे। क्लियर? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अपन। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं क, अभी ये क सिर्फ क्या है? ध्वनि है। लेकिन जैसे ही इस क को यहां पे लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, पता चल जाएगा आपको कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आपको याद रखना है। उसके बाद बिल्कुल क्रम से इनको जमाया गया है ताकि आपको आसानी रहेगी। शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। है बिल्कुल छोटी सी परिभाषा, आपको याद जल्दी से हो जाएगी। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहेंगे? जब बहुत सारे वर्ण क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तब वो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। जैसे कमल और मलक, यहां पे 2 शब्द है। एक तो है कमल जिसका अर्थ निकलता है, एक है मलक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए दोनों शब्दों को यहां लिखा गया है कि आपको सार्थक शब्द का जो महत्व है उसका पता चल सके। जो कमल शब्द है वो सार्थक है, उसका अर्थ निकलता है। तालाब में जो पुष्प उत्पादित होता है या जो हमें दिखाई देता है वो कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो कमल शब्द हो जाएगा सार्थक शब्द, और जो मलक शब्द है वो सार्थक शब्द नहीं है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के सार्थक योग को
शब्द कहते हैं। जब बहुत सारे वर्ण मिलेंगे और वो सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अब उससे आगे शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। सबसे पहले क्या था अपना वर्ण, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उसके बाद था शब्द, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। और तीसरा टॉपिक है हमारा वाक्य, जो क्या हो जाएगा, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। चलिए देखिए, राम घर जाता है, ये कैसा वाक्य है, तो सार्थक वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ निकलता है कि कोई राम नाम का व्यक्ति है जो घर पे जाने की क्रिया कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको उल्टा लिख दे अपन, है जाता राम घर, तो ये वाक्य का होगा असार्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो अगर शब्दों को सार्थक तरीके से जमा रखा है तो उसके योग को कहेंगे अपन वाक्य। अब सबसे महत्वपूर्ण पद, बहुत सारे लोग पद में और शब्द में काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि शब्द कहाँ पे बोलेंगे अपन, पद कहाँ पे बोलेंगे। तो चलिए आज इस बात को अपन क्लियर कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, शब्द में और पद में अंतर है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। जो शब्द है पहले मिलेंगे तब क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा। और वाक्य में जो शब्द आएंगे, जैसे कि राम घर जाता है, ये शब्द है, ये सारे अभी तक शब्द थे। जैसे शब्द मिले तो क्या बन गया, वाक्य बन गया। अब हम वाक्य में जो शब्द लिखे गए हैं इनको पद कह सकते हैं। जैसे राम पद हो जाएगा, घर भी क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। इस प्रकार ये परीक्षाओं में विशेष तौर से पूछे जाता है प्रश्न, इसलिए क्योंकि लोग बच्चे शब्द और पद में सही भेद नहीं कर पाते हैं। तो पता चल गया आपको, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उसके बाद देखिए कारक, कारक पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। कारक वैसे 7 होते हैं। कारक का काम ये होता है कि ये वाक्य के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर कारक नहीं होगा तो वाक्य का निर्माण नहीं हो पाएगा और हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कहाँ पे कौन सी विभक्ति को लगाना है। उसके बाद आता है संज्ञा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन लोग इसको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम हो सकता है नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम। और उसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है तो राम हो जाएगा संज्ञा, और अपन क्या बोलेंगे, वह घर जाता है तो राम की जगह क्या आ गया, वह आ गया, तो क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा। इसके कितने भेद है, 6 भेद है। तो निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक, जिसके बारे में पहले अपन पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। जैसे कि अगर हमें संज्ञा का और सर्वनाम का ज्ञान नहीं है तो विशेषण भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन दोनों के सिवा विशेषण को समझना असंभव है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब बहुत बार परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि परिमाण की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण समझाइए, लेकिन बच्चे परिमाण और परिणाम में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, परिमाण का मतलब नापतोल और परिमाण का मतलब जो हमारी रिजल्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कर्ता, कर्म और क्रिया। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, शंका होती है कि कौन सा कर्ता होता है, कौन सी क्रिया होती है और कौन सा कर्म होता है। तो चलिए आज इसको अपन डिस्कस करते हैं और एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वाक्य दिख रहा है आपको, मोहन सुंदर उद्यान में घूमने जाता है। इस वाक्य को यहाँ पे समझना है किस प्रकार, चलिए
सबसे पहले जो शब्द आएगा वो अमूमन क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे राम घर जाता है, सीता खाना पकाती है, माता जी मंदिर जाती है, तो जो सबसे पहले शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, क्योंकि वो कार्य को करते हैं। और सबसे अंत में जो आता है, जाता है, खाती है, पीता है, बैठता है, पढ़ता है, वो सब क्या हो जाती है, हमारी क्रिया हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रिया के बीच जो चीजें आती हैं, जो शब्द आते हैं, वो होते हैं हमारे कर्म। जैसे रामचरितमानस पुस्तक को पढ़ता है, तो राम हो जाएगा कर्ता, पढ़ता हो जाएगी क्रिया, और जो रामचरितमानस पुस्तक है वो हो जाएगा हमारा कर्म। तो यहां पर भी देख लीजिए, मोहन सुंदर उद्यान में घूमने जाता है, मोहन हो जाएगा कर्ता, उद्यान हो जाएगा कर्म, क्योंकि कहाँ जा रहा है, तो उद्यान में जा रहा है, और जाता हो जाएगी हमारी क्रिया। अब इस उदाहरण के माध्यम से सारी जितनी परिभाषाएं हैं, जितनी डेफिनेशन है, सबको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मोह शब्द को लेते हैं। एक शब्द है, इसमें से आप म को लीजिए, म क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। क्यों कि ध्वनि की लिखित रूप को क्या कहते हैं अपन, वर्ण कहते हैं, वर्ण हो गया। अब वर्णों के सार्थक युग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो मोहन क्या हो गया, शब्द हो गया। अब शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो मोहन सुंदर उद्यान में घूमने जाता है, ये पूरा क्या हो गया, वाक्य हो गया। अब वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्दों को पद कहते हैं, तो पद क्या हो जाएंगे, मोहन सुंदर जितने भी है सब क्या हो जाएंगे, पद। इसीलिए जब अपन गद्यांश की व्याख्या लिखते हैं, तो जो भी लिखते हैं अपन प्रस्तुत गद्यांश में लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में लिखते हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें जो अपन देखते हैं। सुंदर क्या है, विशेषण है। उद्यान कैसा है, तो सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जो मैं है वो हो जाएगी अपना कारक। मैंने आपसे कहा था कि बिना कारक के वाक्य का निर्माण नहीं हो पाता है। जितने भी वाक्य होते हैं सब में कारक अवश्य ही रहता है, उसके बिना पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। इस प्रकार अपने वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद अगर आप इस उदाहरण को बढ़िया से समझते हैं तो आपको सारी परिभाषाएं वैसे ही याद हो जाएगी। और आगे जब भी आपको कभी परिभाषाओं को याद करने का मौका मिलेगा तो एक उदाहरण लिखने पर मात्र आपको सारी परिभाषा याद हो जाएगी। आपको एग्जाम में, परीक्षा में लिखने के लिए बड़ी आसानी रहेगी, आपको बिल्कुल भी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार कर्ता, कर्म और क्रिया फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अपन जैसे बार बार याद नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। आपको छोटे से रूप में ये याद रखना है कि जो हमारा वाक्य है उस वाक्य के सबसे आगे क्या होगा, कर्ता होगा, सबसे अंत में क्या होगा, क्रिया होगी, और बीच में जो शब्द आ रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे कर्म। इसी के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।